नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो मैंने 13 मई को करंट अफेयर जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसको बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और उसको कमेंट भी किया, साथ ही साथ उसको मतलब कि वहां लाइक भी किए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं 14 मई 2021 का करंट अफेयर जो कि आपको 67वीं बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनटीपीसी, बिहार एसआई, यूपी एसआई जैसे तमाम जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी में अपना रोल प्ले करेगा। तो आज चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ जो कि 14 मई 2021 के लिए करंट अफेयर है। आपका पहला प्रश्न वो इस प्रकार का है कि हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? पहला मानव रहित पोत, मानव मतलब कि मनुष्य, ह्यूमन, और रहित मतलब कि बिना मनुष्य का, यानी वो एक ऐसा पोत जो कि बिना मानव का हो और अटलांटिक महासागर को उसने पार किया है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए है, उस ऑप्शन का नाम है मे फ्लावर 400। मे फ्लावर 400 के माध्यम से हम उसको देखेंगे और वहां प्राप्त करेंगे कि जो मे फ्लावर 400 है वो जो है मतलब कि पहला मानव रहित पोत है जो कि अटलांटिक को पार किया है। आपका दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में, अभी वर्तमान समय में ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नीना राय, बी अरुंधति राय, सी शकुंतला थिल्स्टेट और डी रोमिला थापर। ये जितने भी लोग हैं इनमें जो आपका ऑप्शन सी होगा ये सही होगा, शकुंतला थिल्स्टेट। शकुंतला थिल्स्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार जो सम्मान है उस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका अगला तीसरा प्रश्न है कि एलिफेंट जो कि एक पुस्तक का नाम है, एलिफेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समय समय पर जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अलग अलग प्रकार के जो मतलब की किताबें होती है उन किताबों को, एक बाय बाय कोरोना नामक किताब है जो जिसको डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने लिखा है, उसी प्रकार एक एलिफेंटा नामक बुक है और उस पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर हम लोग देखना है। तो ऑप्शन ए है लुइस ग्लिक, ऑप्शन बी है ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर और ऑप्शन डी है पॉल पिकरिंग। जो पॉल पिकरिंग है उनको मतलब कि ये श्रेय जाता है कि यही वो राइटर हैं जिन्होंने एलिफेंटा नामक किताब को लिखा है। एलिफेंटा नामक किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है पॉल पिकरिंग। अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन ए है धन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑप्शन डी है पीएनबी। तो ये उपयुक्त चारों में से आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंक ने आई चूज माई नंबर, आपका 10 उसमें नंबर होगा और उस 10 नंबर में आपने चूज के हिसाब से आप नंबर को चूज कर सकते हैं। इसलिए हो जाएगा कि कभी आपका प्रश्न पलट कर भी पूछ दे कि आई चूज माई नंबर किससे संबंधित है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपका इस प्रकार है कि हाल ही में एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी देने वाला देश, हाल ही में एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी देने वाला जो देश है उस देश का नाम क्या है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है यूएसए यानी अमेरिका, ऑप्शन बी है यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी देने वाला जो देश है उस देश का नाम है यूएसए यानी अमेरिका। अगले प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इंडोनेशिया ने हाल ही में किस देश के नौसेना, इंडोनेशिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोनेशिया ने हाल ही में किस देश के नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? पैसेज एक्सरसाइज। तो पैसेज एक्सरसाइज आयोजन किया, तो वो देश है चीन, भारत, भूटान, जापान। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वो देश है भारत। भारत के साथ
अरब सागर में जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की और भारत की दोनों नौसेनाएं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो नौसेना होता है उसको नौसेना दिवस मनाया जाता है भारत में 4 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो सीडीएस वर्तमान समय में है वो कौन है, पहला। दूसरा, थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तीसरा जो है वो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। और अंतिम जो चौथा है उसका मतलब कि नौसेना, उसके अध्यक्ष कौन है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये आप चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर एक इंडोनेशिया ने हाल ही में किस देश के नौसेना नेवी के साथ अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का नाम क्या है, पैसेज एक्सरसाइज आयोजन किया, उस देश का नाम है भारत। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, जी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मतलब कि किस तारीख को मनाया गया है। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 8 मई, ऑप्शन सी है 11 मई और ऑप्शन डी है 12 मई। आइए हम ऑप्शन को छांटने का प्रयास करें। जो 1 मई है वो श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 8 मई है ये विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में, थैलेसीमिया दिवस के रूप में इस प्रकार के मनाया जाता है। जो 11 मई है, मैंने आपको अपने 13 मई वाले करंट अफेयर में मैंने बताया था कि जो 11 मई है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। और जो डी है वो 12 मई, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 मई। यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न ये है कि किस राज्य ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। आवारा पशु उसको कहते हैं जिनको कोई मतलब कि उसका कोई मालिक न हो और उस पशु को देख रेख के लिए वो राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार अपने तरफ से 60 लाख धन आवंटित किया है, रुपया आवंटित किया है, ताकि आवारा जो पशु घूमते हैं, कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी पशु हो, उन पशुओं को देख रेख के लिए एक राज्य है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 60 लाख धन निकाला गया है। उस राज्य का नाम हमें देखना है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी यूपी। तो हमारा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा वहां पर 60 लाख मतलब कि रुपया धन आवंटित किया गया है, ताकि वहां के आवारा पशुओं के लिए धन को आवंटित किया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि केरल के सबसे पुराने एमएलए का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। केरल जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि केरल का अभी एक मतलब कि विधानसभा चुनाव हुआ और केरल में एक नई मतलब कि सरकार का गठन हुआ। तो वहीं से प्रश्न हुआ है कि केरल के सबसे पुराने एमएलए का मतलब ये होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके अंतर्गत आता है। तो कह रहे कि एमएलए जिनकी आयु 102 वर्ष थी, उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम KR गौरी अम्मा, बी जयललिता, सी अरुंधति राय और डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका है KR गौरी अम्मा। जी हाँ, KR गौरी अम्मा, जो कि 102 वर्ष की आयु में ये महिला हैं और 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये मतलब कि लंबे समय तक केरल में एमएलए यानी विधायक बनकर वहां पर अपनी सेवा लोगों को दे चुकी है। तो ये हुआ कि मतलब 102 वर्ष की आयु में इस एमएलए का निधन हो गया, KR गौरी अम्मा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपने कॉपी में मतलब कि लिखते जाइएगा वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंथेटिक कैनिबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है। एक जो ये रसायन से निर्मित एक पदार्थ है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। चीन जो है वो सिंथेटिक कैनिबिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है। उसका मतलब कि चीन को देख रहे हैं, तो प्रतिबंध लगाने वाला देश है, उसका नाम क्या है, चीन है। और चीन जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। अगला हम देखेंगे कि हाल ही में किस मलयालम अभिनेता का निधन हो गया। उस अभिनेता का नाम क्या है। उस अभिनेता का ऑप्शन ए मदमपु कुंजकुट्टम, ऑप्शन बी सुधीर सीतापति, ऑप्शन सी नायर स्वाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए
मद मपु कुंजकुटम, जो कि साउथ इंडियन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका नाम लेने में हम लोग को हिचकिचाहट होती है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उन सब नामों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो ऐसे नाम है, और इसको आप अपने मित्रों के समक्ष, अपने सहपाठी के समक्ष 2-4 बार यदि आप बोल देंगे तो इस प्रकार नाम जो है वो याद हो जाएगा। KR गौरी अम्मा हुआ, या मदमपु कुंजकुटम हुआ। तो ये जो अभिनेता है, मलयालम अभिनेता है, इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए 11वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, मदमपु कुंजकुटम। अगला प्रश्न है 12वां, किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन, वो कौन सा देश है जो 2045 तक अपना लक्ष्य रखा है कि नेट जीरो उत्सर्जन को वो मतलब कि कम करेगा? ये जो देश है, उस देश का नाम है जर्मनी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, और ऑप्शन डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी जो है वो 2045 तक अपना एक लक्ष्य रखा है नेट जीरो उत्सर्जन का, इसमें कटौती करने का। तो ये लिखा हो कि नेट जीरो उत्सर्जन 2045 तक जर्मनी जो है इस पर अपना खरा उतरने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि चौथी भारत स्विस, स्विस कहने का मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड। तो चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जो चौथी वित्तीय वार्ता हुई वो कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली में जो भारत और स्विस मतलब कि जो दोनों देश है वो वित्तीय वार्ता को संबोधित किया, आयोजित किए, उस मतलब की जगह का क्या नाम है? दिल्ली। चलते हैं अब हम 14वें प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन नंबर है 14, दाहला बांध। इस मतलब कि जैसे हमारे भी मतलब कि देश में बहुत सारे ऐसे बांध है, हीराकुंडा बांध है, अलग अलग प्रकार के बांध है, उसी प्रकार एक देश है, उस देश में दाहला बांध का संबंध किस देश से है? ये जो दाहला बांध है, और हाल ही में ये न्यूज़पेपरों में, टीवी वगैरह में बहुत सारे खबरों में ये आया हुआ था, यहाँ से प्रश्न मैंने सोचा कि वहां से उठाओ। तो दाहला बांध का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में अक्सर तालिबान से बहुत सारे मतलब कि वहां पर लड़ाई फाइटिंग होती रहती है, और वहां पर एक दाहला बांध है, उस दाहला बांध जो काफी चर्चा में रहा है, इसको लेकर मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। और कल से यानी 15 मई से आपका जो करंट अफेयर होगा वो अलग प्रकार से होगा, और ये 14 मई का करंट अफेयर मैं आपको बना रहा हूँ। अगला आपका प्रश्न है वो ये पुस्तक से संबंधित है। इस पुस्तक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए शकूर राथेर, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी अस्ट्यूवा, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शकूर राथेर। शकूर जो राथेर हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, एक बुक लिखा है, और उस बुक का नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। आप मेरे चैनल को मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको कमेंट करें, और मेरे अंदर जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करें। मैं 13 तारीख वाले में करंट अफेयर की वीडियो बनाते समय मैंने वहां पर एक त्रुटि किया हुआ, उस त्रुटि के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि 1974 में अपने मतलब कि गलती से मुझसे बोला गया कि 1974 के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री, वो मैंने वहां पर नरेंद्र मोदी बोल दिया, जबकि वो मैं करेक्ट करके बता दे रहा हूं कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उसी समय राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट भारत का सर्वप्रथम हुआ था। जो दूसरा हुआ था वो 11 मई 1998 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा मुझसे गलती होगी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे आपका प्रश्न है 16वां और अंतिम आपका प्रश्न है कि आश्वासन योजना किसने शुरू की? आश्वासन योजना किसने शुरू की? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी सीबीआईसी, और ऑप्शन डी आईसीएसी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर, सीबीआईसी। सीबीआईसी के द्वारा आश्वासन योजना, किसके द्वारा? सीबीआईसी के द्वारा आश्वासन योजना की शुरुआत की गई है। तो आपका इस तरह से आपका 14 मई का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हुआ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगला आने वाला जो करंट अफेयर होगा 15 मई, 16 मई, 17 मई जो भी होगा, उसमें मैं अलग अलग प्रकार के क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को डेवलप करूंगा, और आपकी जो भी त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और आगे आने वाले समय में मैं आपको एक और जानकारी बता दूं
कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर न्यूज पेपर्स के साथ साथ अपने पेटी मेंस और इंटरव्यू जैसे कि 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस को देखा जाए, 66वीं देखा जाए, 65वीं देखा जाए, 64वीं, 63वीं, 62वीं, उन सभी परीक्षाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीपीएससी में कम से कम 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर से, 25 से 30 प्रश्न साइंस से, टेक्नोलॉजी से 25 से 30 से 35 प्रश्न, आपको हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, इस प्रकार आते रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी कराता रहूंगा और आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।